मोदी जी ने खुद कहा है कि 32,000 औरतों का 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब उन्हें ज़बरदस्ती नाम बदला गया है, इसका मतलब उनका फर्जी पासपोर्ट बना है। तो फर्जी पासपोर्ट के लिए जितने पासपोर्ट ऑफिस हैं केरल के या जहाँ के भी हैं उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सबको आज ही बंद कर देना चाहिए। मोदी जी आप देखेंगे हर राज्य को एक तरह की लॉलीपॉप देते हैं कि हम जीतेंगे तो गुजरात को नंबर 1 बना देंगे, हम जीतेंगे तो बिहार को नंबर 1 बना देंगे, हम जीतेंगे तो अब कर्नाटक में कह रहे हैं हम नंबर 1 बना देंगे। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि नंबर 1 राज्य जो लगातार बना हुआ है वो केरल है। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग 99% लोग जो पढ़े लिखे हैं आज के दिन 100% हैं जी, वो केरल के लोग हैं। व्यक्ति आय जो है केरल की सबसे ज़्यादा है। तो भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अगर किसी राज्य के लोगों की वजह से प्राप्त होती है तो वो केरल है। फिल्म के खिलाफ केरल की सरकार को मुकदमा करना चाहिए कि ये हमारे जगमगाते राज्य को बदनाम करने के एक षड्यंत्र जो है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बीएचपी और ये दूसरे बजरंग दल वगैरह कर रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा औरतों से बलात्कार जो है उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा उसमें दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश में होता है। 2 राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित हैं वहाँ औरतों के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है। केरल एक तरह से इनके लिए एक हरा घाव है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सीने पर लगातार खून की तरह बहता है, मवाद की तरह बहता है। और इसलिए समझते हैं कि केरल स्टोरी देखेंगे तो लोगों का देशभक्ति का जज्बा जगेगा। आईएसआई की जो पूरी जो इंटरनेशनल एक यूएनओ ने एक संस्था बना रखी है जो मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रेडिंग हो रही है, फ्लैश ट्रेडिंग हो रही है। ये यूएनओ की एक वो वेबसाइट है और वो कहते हैं कि सिर्फ केरल में पिछले 12 साल में 3 लड़कियां जो है आईएसआईएस में शामिल हुई। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। आज हम बात करते हैं द केरला स्टोरी फिल्म पर। लेकिन फिल्म पर बात करने से पहले मैं सर से कुछ सवाल पूछूंगा कि असल में केरल की स्टोरी है क्या। सर, थोड़ा सा केरला स्टोरी के बारे में बताइए। केरल की कहानी क्या है जिस कहानी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिढ़ है, बहुत सारे भक्तों को चिढ़ है, तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी फौज है जिन्हें चिढ़ है, उस केरला स्टोरी, वो केरला स्टोरी आखिर है क्या? देखिए, केरल जो है भारत का दक्षिण का सबसे प्रगतिशील राज्य है और प्रगतिशील राज्य इस सेंस में है कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग 99% लोग जो पढ़े लिखे हैं आज के दिन 100% हैं जी, वो केरल के लोग हैं। केरल में लोगों की जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय जो है केरल की सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान के जितने लोग बाहर काम करते हैं उनमें से केरल के लोग हैं जो लगातार अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते हैं और वो लगातार अपने देश में जो रेमिशन भेजते हैं, जो अपनी तनख्वाह का पैसा भेजते हैं, वो भारत में जो ऐसे जो विदेश में काम करने वाले लोग हैं उनका 1/3 पैसा जो है वो केरल के लोग भेजते हैं। तो भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अगर किसी राज्य के लोगों की वजह से प्राप्त होती है तो वो केरल है। केरल के बारे में आप ये समझ लीजिए, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है कि वो इतनी अच्छी हैं कि जब कोरोना वायरस के लिए पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची थी तब यूएनओ ने, WHO ने ये कहा कि केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको सम्मानित किया गया। और इस बात के लिए सम्मानित किया गया कि उन्होंने आपदा में सबसे ज़्यादा जितने भी वायरस आते हैं वो सबसे पहले कोरोना हो या दूसरे हों, वो सबसे पहले केरला में ही हिट करते हैं। कोरोना का भी केस वहीं सबसे पहले मिला था, पहली मौत भी वहीं हुई थी। और जितने भी वायरस आते हैं वो सब केरल में होते हैं, लेकिन केरल में हम ये देखते हैं कि वो महामारी के रूप में कभी नहीं फैलते। दक्षिण के 3 राज्य हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि कोरोना का उन्होंने अच्छी तरह मुकाबला किया। वो केरल था, वो तमिलनाडु था, वो कर्नाटक था। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर ये सारी बात देखी जाए तो केरल के लोगों के बारे में नीति आयोग बार बार कहता है कि केरल देश का सबसे अच्छा नंबर 1 राज्य है। अब मोदी जी आप देखेंगे हर राज्य को एक तरह की लॉलीपॉप देते हैं कि हम जीतेंगे तो गुजरात को नंबर 1 बना देंगे, हम जीतेंगे तो बिहार को नंबर 1 बना देंगे, हम जीतेंगे तो अब कर्नाटक में कह रहे हैं हम नंबर 1 बना देंगे। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि नंबर 1 राज्य जो लगातार बना हुआ है वो केरल है। और केरल के बारे में आप समझ लीजिए कि वहाँ जो कोरोना के काल में मौत हुई, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा किसी लाश के साथ जो है बदअमनी हुई हो, उसकी बेइज्जती हुई हो, उसके साथ गलत काम हुआ हो। दूसरी ओर आप देखिए कि ये जो एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी,
जिसमें वो लगातार कहते हैं कि 32,000 हिंदू लड़कियों का पहले तो वो बताते हैं कि कन्वर्जन हुआ, फिर उनके पासपोर्ट बने, फिर वो तालिबान के कब्जे में चली गई और फिर वो आतंकवादी बन गई। और अगर आप इस बारे में देखें तो ये पूरी कहानी जो है मनगढ़ंत झूठी है। झूठी इसलिए है क्योंकि जब भी कोई आदमी पासपोर्ट बनवाता है विदेश जाने के लिए तो विदेश मंत्रालय के अधीन जो पासपोर्ट ऑफिस होता है वो हर आदमी की सारी डिटेल लेता है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या था, तुम्हारे बाप का नाम क्या था, तुमने कहाँ पढ़ाई की, तुम्हारा नाम क्या था, तुम्हारा सरनेम कब बदला। औरतें शादी के बाद अपना सरनेम बदलती हैं तो मुझे पता है कि कितनी उन्हें परेशानी होती है, कितने एफिडेविट देने पड़ते हैं, गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है, तब होता है। तो क्या भारत का विदेश मंत्रालय इस साजिश में शामिल है? मैं कहूँगा कि भारत के विदेश मंत्री, भारत का विदेश सचिव, भारत का पासपोर्ट कार्यालय, इन सब के खिलाफ NIA को FIR दर्ज करनी चाहिए और इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है कि 32,000 औरतों का, 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब उन्हें ज़बरदस्ती नाम बदला गया है, इसका मतलब उनका फर्जी पासपोर्ट बना है। तो फर्जी पासपोर्ट के लिए जितने पासपोर्ट ऑफिस हैं केरल के या जहाँ के भी हैं उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सबको आज ही बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, केरल स्टोरी में वो दिखाता है कि कन्वर्जन की वजह से कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो भारत सरकार का खुद का विभाग है जो बताता है कि देश में महिलाओं से कितने बलात्कार हुए, कितने उनके नाम बदले गए, कितने ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण हुआ, कितनी जो है डकैती डली, कितने मर्डर हुए। तो उसमें अगर नंबर 1 पर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 40,000 लड़कियां गायब हुई, उसकी कोई जांच जो है जिक्र कहीं नहीं आता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है। उत्तर प्रदेश में जो है किसी भी आदमी को सरेराम ये कहकर कि इसके खिलाफ 2 FIR है, 3 FIR है, 4 FIR है, ये कहकर उसको सरेआम जो है पुलिस मार देती है। और मारने की जगह अब तो उन्होंने नया तरीका ईजाद किया है, वो ये है कि गुंडों से गुंडों को मरवा दो, पुलिस के पहरे में मरवा दो। पुलिस के पहरे में कैसे मर रहे हैं लोग? जो अतीक को मारा गया, पुलिस की कस्टडी में था, उसको मारा गया। इसी तरह हम देखते हैं टिल्लू एक दिल्ली की तिहाड़ जेल में मारा गया, उसको भी जो है एक गुंडों ने ही मारा, गुंडों के गिरोह ने मारा। यानी कि आज के समय में पुलिस का काम है कि गुंडे बदमाश किसी को मारते हैं और वो तमाशबीन की तरह देखते हैं। जब CCTV फुटेज आती है या वीडियो रिकॉर्डिंग आती है तब पता चलता है कि ऐसा मर्डर हो गया है और पुलिस का कोई काम नहीं है, पुलिस कोई हरकत नहीं करती, पुलिस उस साजिश में मिली होती है। अब केरल स्टोरी की बात करें तो केरल स्टोरी में सबसे ज़्यादा अगर लोगों को रोज़गार, बेरोज़गार सबसे कम कहीं है तो वो केरल में है। केरल में जो है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन केरल में भारतीय जनता पार्टी को ये राज्य इसलिए नासूर की तरह चुभता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक भी सीट नहीं मिलती, लोकसभा का चुनाव होता है तो कभी उनका कोई आदमी नहीं आता। सिर्फ जो है वो एक तरह से संघ जो है सबसे ज़्यादा कोशिश कहाँ करता है, सबसे ज़्यादा बम बनाने की कोशिश संघ के लोग कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा बम कहाँ फटते हैं, संघ के लोग जब बनाते हैं तो वो केरल में फटते हैं। तो केरल एक तरह से इनके लिए एक हरा घाव है जो भारतीय जनता पार्टी और RSS के सीने पर लगातार खून की तरह बहता है, मवाद की तरह बहता है। और इसलिए समझते हैं कि केरल स्टोरी देखेंगे तो लोगों का देशभक्ति का जज्बा जगेगा। नहीं, आमतौर पर सर ऐसा होता है कि अगर कोई 1-2 बच्चा कहीं से गायब हो, प्रोटेस्ट होते हैं, कोई रिपोर्ट होती है, इस तरह की कोई रिपोर्ट, कोई प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला। एटलीस्ट फिल्म आने के बाद तो कम से कम लोग सड़कों पर उतरते कि हमारी बेटी गायब है, हमारी बेटी गायब है। ऐसा तो कहीं कुछ दिखा नहीं। जब है ही फर्जी, जब किसी की बेटी गायब ही नहीं है तो वो आएगा कौन सड़क पे? आप देखिए ISI की जो पूरी जो इंटरनेशनल एक UNO ने एक संस्था बना रखी है जो मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रेडिंग हो रही है, फ्लैश ट्रेडिंग हो रही है। ये UNO की एक वो वेबसाइट है और वो कहते हैं कि सिर्फ केरल में पिछले 12 साल में 3 लड़कियां जो है ISIS में शामिल हुई। तो 3 लड़कियां, केरल एक तरह से एडवांस स्टेट है। सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि किसी भी आदमी का जो दिमाग बदला जाता है वो केरल का ही है। ISIS के जितने भी लोग हैं शुरू में जो पकड़े गए वो केरल के थे, क्योंकि केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, वो कानून का इस्तेमाल भी करते हैं, नेट का भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं। और उनके जो मुस्लिम मिडिल ईस्ट है वहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा अगर कोई हिंदुस्तान के लोग जाते हैं तो तकरीबन 64 लाख लोग जो है मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं। तो उनमें अगर 3 लोग हैं
तो अगर उस प्रतिशत को देखेंगे तो वो 0.00% निकलेगा। लेकिन उसको एक फर्जी कहानी को एक सच्चे का जामा पहनाकर, और अगर भारतीय प्रधानमंत्री उस स्टोरी को बेचता है, उस फिल्म को बेचता है। आज तो कई लोग ये मांग कर रहे थे मीडिया कह रहा है कि मोहर लगा दी प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है तो प्रधानमंत्री एनआईए वालों को पकड़े। मैंने कहा कि ये जो पासपोर्ट बनाते हैं इनको सजा दे। ये तो आईबी की एक तरह से दुर्गति कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि आईबी वाले ये खबर नहीं बता पा रहे। एक फिल्म वाला बता रहा है, रॉ वाले नहीं बता पा रहे। रॉ जो विदेशों में काम करता है वो नहीं बता पा रहा, तो रॉ के अफसर सारे बेईमान हैं। क्या इस फिल्म के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इस फिल्म के खिलाफ केरल की सरकार को मुकदमा करना चाहिए कि ये हमारे जगमगाते राज्य को बदनाम करने के एक षड्यंत्र जो है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बीएचपी और ये दूसरे बजरंग दल वगैरह कर रहे हैं, और इसके लिए राज्य को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। केरल की क्या छवि बनती है पूरी दुनिया में? केरल के बारे में तो लोग समझेंगे कि अगर आप वहाँ अपनी बीवी और बच्चे के साथ छुट्टी मनाने जाएंगे, जैसे लोग मन्नार की पहाड़ी पे जाते हैं और जगह जाते हैं। केरल एक बड़ा खूबसूरत डेस्टिनेशन है जिसे वो कहते हैं कंट्री ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य, ईश्वर का अपना प्रदेश। वहां पर अगर औरतें गायब हो जाएंगी तो कोई आदमी वहां टूरिस्ट क्यों जाएगा? ये वहां के टूरिज्म को खत्म करने की साजिश है। इसी तरह इन्होंने कश्मीर के टूरिज्म को खत्म किया। कश्मीर में आप देखिए कि जब वो कश्मीर फाइल फिल्म बनी तो एक तरह से डर बैठ गया लोगों के मन में, और उसको प्रचार किया इन्होंने। और सारी बात में उसका जो प्रोड्यूसर है, उसकी जो और लोग हैं, वो कहते हैं जी ये तो हमने जो है मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। बाद में लिख देते हैं काल्पनिक कहानी है। यानी आपने कश्मीर को बदनाम किया, कश्मीर को बदनाम करने के बाद अब केरल को बदनाम किया। आप जो है राज्यों को बदनाम करके वहाँ का टूरिज्म खराब करते हैं, वहाँ के लोगों की अपनी निगाह में और दूसरों की निगाह में बेइज्जती करते हैं। वहाँ के लोगों को ये बताते हैं कि ये जाहिल हैं, गवार हैं, ये जो है लोगों औरतों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार किसी देश में किसी प्रदेश में होता है तो मैंने कहा नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा औरतों से बलात्कार जो है उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा उसमें दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश में होता है। दो राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित हैं वहाँ औरतों के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है, और सब लोग जानते हैं वहाँ क्या होता है। आज दिल्ली में जो है लड़कियां बैठी हुई हैं, वो भी उत्तर प्रदेश का ही सांसद है। केसरगंज के सांसद जो है ब्रिजभूषण सिंह, वो भी रेप का आरोपी है। उसके बारे में रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। केरल के बारे में बोलेंगे, क्योंकि केरल जो है इनकी एक दुखती नब्ज है जिसको लेकर ये सहलाते रहते हैं कि भाई ये केरल पे हम कब विजय करेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि केरल स्टोरी जिस आदमी ने भी बनाई है वो छोटे और घटिया दिमाग का आदमी है। उसके खिलाफ केरल की सरकार को राज्य स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये केरल को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है, लोगों की निगाह में कम कर रहा है। और केरल की औरतों को आगे आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमें बदनाम करने की कोई साजिश है। आपने देखा होगा कि बदनाम करने की साजिश का नतीजा ये है कि आज जो है कश्मीर पूरी दुनिया में ये माना जाता है, और कम से कम ये जो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, भक्त हिंदू हैं, ये तो मानते हैं कि कश्मीर में जो है औरतों के साथ बलात्कार हो जाता है, औरतों के साथ कुछ भी हो जाता है। कश्मीर को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रखा है भारत सरकार ने। इसी तरह केरल को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर भारत सरकार में थोड़ी भी शर्म है तो मैंने जैसे अभी पहले कहा कि एनआईए के चीफ को, पासपोर्ट बनाने वाले सारे अफसरों को, रॉ के अफसरों को, आईबी के अफसरों को, एक एक अफसर को तो कम से कम सजा दो, ताकि पता चले निकम्मे लोग जो है सरकारी धन का कैसा दुरुपयोग करते हैं और सांड की तरह जो है एसी कमरों में रहते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने असली केरला स्टोरी की हमें पूरी कहानी बताई है, उसका एनालाइज किया है। अब जनता पे छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज आपने असली कहानी जानी है। मिलेंगे फिर किसी नई खबर के साथ।